अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर पे। आज है मंडे और एक खास एक्सरसाइज को करने वाले हैं। आपके सामने खुला हुआ है द वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका का यूएस का एक मशहूर न्यूज़पेपर है। इसके फ्रंट पेज को कवर करेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि अपनी रीडिंग स्किल्स को डाइवर्सिफाइड और मेच्योर्ड बना सकें। कैसा भी अनसीन पैसेज हमें एग्जाम में मिले उसको पढ़ने और समझने के लिए हम तैयार हों। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं इसके। आपका क्विज मैं दिखा रहा हूँ आज का। आधा घंटा इस क्लास में आप इन्वेस्ट करें, कुछ आर्टिकल्स को पढ़ें, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, स्ट्रक्चर्स, जो भी आप सीखेंगे इस क्विज पे आपको करना है अप्लाई। लास्ट में इसका सोल्यूशन करवाऊंगा क्लास के, है ना। अभी एक ट्राई आप इसको भी दे सकते हो। चलिए शुरू करते हैं क्लास को जल्दी से। चलिए, अगर किसी एग्जाम के लिए आप मेरी गाइडेंस में प्रिपेयर करना चाहते हो, खास करके एसएससी बैंकिंग या यूपीएससी, आप डाउनलोड करें आपकी अपनी एप्लीकेशन को वाईडी योर इंग्लिश ट्यूटर। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक डाल रहा हूँ। ऐप पे आपको मिलेगा बैंकिंग का कोर्स, एसएससी का कोर्स और राइटिंग स्किल्स का कोर्स। राइटिंग के कोर्स में आप लिखना सीख सकते हो 60 से 70 घंटे के अंदर, बेसिक से किसी भी एग्जाम के लिए। हज़ारों लोग सीख चुके हैं, लगभग 10,000 लोग सीख चुके हैं। आप भी फ़ायदा ले सकते हो इस कोर्स का। साथ ही आपको एसएससी बैंकिंग के अंदर सारे सिलेबस को टॉपिक वाइज प्रिपेयर करवाया जाता है। स्टार्टर्स, कनेक्टर्स, वॉइस, नरेशन, एरर्स, पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट, है ना। हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से प्रिपेयर करवाए जाएंगे। ऐप को अभी डाउनलोड करें आज ही, और कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, कह रहा है सस्पेक्ट इन बुफेलो हेड किलिंग्स was evaluated in year 21 for threat। कह रहा है वो आदमी जो सस्पेक्ट है, जिसके ऊपर सबको शक है, जो अभियुक्त है, और कहाँ पे, बुफेलो नाम के शहर में हुई हेट किलिंग्स के लिए। ऐसी हत्याएं जो हेट के कारण होती हैं, जो जाति, धर्म या रेस के आधार पे होती हैं, हेट किलिंग्स। कह रहे इस सस्पेक्ट को ना इवेल्युएट किया गया था। वॉज इवेल्युएटेड। इवेल्युएट का मतलब होता है असेस करना, किसी की जायज़ा लेना, है ना, किसी को चेक करना। तो इस सस्पेक्ट को जायज़ा भी लिया गया था, इसको चेक भी किया गया था पिछले ही साल सन 2021 में थ्रेट की वजह से इसने जो धमकी दी थी। तो जिस आदमी ने इस बार हत्याएं की हैं सन 2022 में बफेलो नाम के शहर में, इस आदमी को 2021 में भी पुलिस उठा के ले गई थी, इससे पूछताछ हुई थी, क्योंकि इसने उस वक्त भी कोई धमकी भरी बात किसी को बोली थी। आ गई बात समझ में। सब्जेक्ट आपका सस्पेक्ट, वर्ब आपकी वॉज इवेल्युएटेड, बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस बना हुआ है, सस्पेक्ट के ऊपर काम हुआ था। इवेल्युएट करना मतलब किसी की जांच करना, किसी का जायजा लेना। चलिए अब आर्टिकल को समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि अपने इसको पढ़ पाएँ। जस्ट ए मिनट। चलिए, ये बफेलो न्यूयॉर्क की घटना है। न्यूयॉर्क नाम के शहर में बफेलो नाम का कोई टाउन होगा। कह रहा है द टीनेजर अक्यूज्ड ऑफ किलिंग 10 people in what police called a hate crime at a Buffalo supermarket had been brought to a hospital by state police in June 2021 for a mental health evaluation after expressing his desire to carry out a mass shooting, official said Sunday। बहुत ही लंबा सेंटेंस है लेकिन बहुत आसान सा है, देखो ध्यान से। ये कुछ ऐसा कह रहा है कि जो टीनेजर था, कह रहा है जो टीनेजर था, ठीक है, कौन सा टीनेजर, जो अक्यूज्ड ऑफ है। अक्यूज के बाद में हमेशा ऑफ आता है। आप बताते हो किस पे कौन सा आरोप लगाया गया है। कह रहा है वो टीनेजर, वो 18 साल से कम का बच्चा है, 18-19 का बच्चा, जो कि अक्यूज ऑफ है, जिस पे आरोप लगा है हत्या का, किलिंग का 10 लोगों की, 10 पीपल की। और कैसे भाई, एक ऐसी घटना में, इनवर्ट, इस स्ट्रक्चर को मैं भी करवाऊंगा आपको। इनवर्ट का मतलब होता है एक ऐसे वाक्य में या एक ऐसी चीज़ में। कह रहा है एक ऐसे वाक्य में ये 10 लोगों की किलिंग हुई है, जिसको पुलिस ने बताया है, कॉल किया है एक हेट क्राइम, एक ऐसा क्राइम जो आउट ऑफ हेट इस आदमी ने किया है। और क्राइम कहाँ पे हुआ है, एक बफेलो की सुपरमार्केट में। कह रहा है ये जो टीनेजर है ना, इस टाइप का, कौन सा टीनेजर भाई, यहाँ से लेकर के जो अक्यूज्ड ऑफ है, इस तरह का। कह रहा है इस टीनेजर को हैड बीन ब्रॉट, पास्ट परफेक्ट टेंस में, इस टीनेजर को लाया जा चुका था। और कहाँ पे लाया जा चुका था, इसको लाया गया था एक हॉस्पिटल में, एक अस्पताल में। और किसके द्वारा, स्टेट की पुलिस के द्वारा, न्यूयॉर्क की। और कब, जून 2021 के अंदर। और किस लिए, इसकी मेंटल हेल्थ के एक इवैल्यूएशन या असेसमेंट के लिए। और कब, जब इसने एक्सप्रेस किया था, इसने सबके सामने रखा था इसकी इच्छा को, डिज़ायर को, जो थी कैरी आउट करने की, एग्जीक्यूट या अंजाम करने की, अंजाम देने की, एक मास शूटिंग को। मास शूटिंग मतलब कई लोगों की शूटिंग, कई लोगों की हत्या। ऐसा ऑफिशियल्स ने संडे को बताया। तो ये आदमी जिसने इस बार बुफेलो में घटना की है ना, बड़ी, कई लोगों को मारा है, 2021 में इसने किसी को बोला मेरी बड़ी इच्छा होती है लोगों को शूट करने की।
तो उस आदमी ने पुलिस को शिकायत की, तो इसको हॉस्पिटल ले जाया गया और इसका मेंटल हेल्थ चेकअप भी किया गया था कि कहीं ये कोई पागल तो नहीं है। तो ये काम 2021 में होने के बाद 2022 में इसने बंदूक लेके वास्तव में कई लोगों को मार दिया। सेंटेंस समझ में आ गया ना? स्ट्रक्चर इसकी इस तरीके से बनी हुई है। अब देखो सेंटेंस की स्ट्रक्चर पे एक बार ग्रामर के हिसाब से नज़र डालते हैं। टीनएजर आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी वर्ब है हैड बीन ब्रॉट पैसिव वॉइस के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट है ऑफिशियल्स, इसकी वर्ब है सेट। कैरी आउट करना मतलब अंजाम देना। अच्छा, ये इनवर्ट वाली स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या स्ट्रक्चर है? बहुत आसान स्ट्रक्चर है। इसका मतलब होता है एक ऐसी घटना में या एक ऐसी बात में। अगर ध्यान से लॉजिक से समझोगे तो ये स्ट्रक्चर में आप खुद भी सेंटेंस बनाने लगोगे अभी 2 मिनट के अंदर। जैसे एक सेंटेंस कुछ इस तरह से हो, आपने जो बोला उसमें कुछ भी सच नहीं है, या उसने जो बोला उसमें कुछ भी सच नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं देयर इज नो ट्रूथ, देयर इज नो ट्रूथ, है ना? एक सेकेंड रुक जाओ। देयर इज नो ट्रूथ इन वट, एक ऐसी घटना में या एक ऐसी बात में ही हैज़ टोल्ड यू, ये ई को यहाँ से निकाल देना। तो कोई भी सच नहीं है उस घटना में या उस बात में जो उसने आपको बताई है, ही हैज़ टोल्ड यू। अब इसी सेंटेंस को आप ऐसा भी बोल सकते हो, इन वट ही हैज़ टोल्ड यू देयर इज नो ट्रूथ। इस पूरे को आप उठा करके शुरू में ले आए, इसके बाद कॉमा लगाया और बाकी का क्लोज आपने लिख दिया। बस कुछ ऐसा ही इस सेंटेंस के अंदर बनाया गया है, कुछ इसी तरीके का जैसे यहाँ लिखा हुआ है इन वट पुलिस कॉल्ड अ हेट क्राइम, एक ऐसी घटना में जिसको पुलिस ने हेट क्राइम का नाम दिया। अब देखो ये इन वट स्ट्रक्चर को मास्टर आप तभी कर पाओगे जब इस पर एक सेंटेंस बनाओगे। मैं सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूँ, सभी लोग को इन वट को यूज़ करना है और इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। टीचर साहब जो पढ़ा रहे थे उसमें स्टूडेंट्स काफ़ी इंटरेस्टेड थे। टीचर साहब जो पढ़ा रहे थे या टीचर जो पढ़ा रहा था उसमें स्टूडेंट्स काफ़ी इंटरेस्टेड थे। सभी लोग कोशिश करें इस स्ट्रक्चर को यूज़ करने की, बना करके देखो, कमेंट्स में डालो। मैं भी आंसर अपना डालूंगा कमेंट्स के अंदर, लास्ट में मेरे वाले से मैच कर लेना। चलो आगे बढ़े। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का, हैड बीन ब्रॉट लिखा गया है, तो इसको भी फटाफट देख लेते हैं कब पास्ट परफेक्ट लगाया जाता है। देखिए पास्ट परफेक्ट जो है पास्ट ऑफ पास्ट होता है, मतलब पास्ट टेंस का भी पास्ट है ना, वो है पास्ट परफेक्ट। जब दो काम पास्ट में आपको दिए हों तो जो काम पास्ट के भी पास्ट में हो, मतलब पहले हुआ हो, उसको पास्ट परफेक्ट में लिखना चाहिए। जैसे द मैच स्टार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेडियम, मैच शुरू हुआ इससे पहले कि हम स्टेडियम पहुंचते, या इससे पहले कि हम स्टेडियम पहुंचे। अपने लॉजिक से मुझे बताओ पहले कौन सा काम शुरू हुआ, पहले मैच शुरू हुआ या पहले हम स्टेडियम पहुंचे? भाई हमारे पहुंचने से पहले मैच शुरू हो गया ना, मैच शुरू हो गया इससे पहले हम स्टेडियम पहुंचे। तो मैच जब पहले हो चुका है तो ये पास्ट ऑफ पास्ट है, इसको आप पास्ट इंडेफिनिट में नहीं पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे या लिखेंगे हैड स्टार्टेड, ठीक है। तो ये लॉजिक होता है पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करने का। वैसे ही वी रीच स्टेडियम आफ्टर द मैच स्टार्टेड, अब बिफोर की जगह आफ्टर आ गया। अब मुझे बताओ काम कौन सा पहले हुआ है? हम स्टेडियम पहुंचे मैच के स्टार्ट होने के बाद, ठीक है, हम स्टेडियम पहुंचे मैच के स्टार्ट होने के बाद। अगेन मैच ही पहले स्टार्ट हुआ है, हम बाद में पहुंचे हैं, तो मुझे लिखना चाहिए आफ्टर द मैच हैड स्टार्टेड। अब तीसरा केस देखो, प्रायर टू ज्वाइनिंग हिज जॉब ही वर्कड इन अ फैक्ट्री। इस जॉब को ज्वाइन करने से पहले, देखो पहले ही ज्वाइन कर चुका है, पास्ट की बात है, उससे भी पहले वो एक फैक्ट्री में काम किया करता था। अब देखो यहाँ पे क्लोज तो नहीं है, लेकिन बिफोर या प्रायर टू की वजह से एक पास्ट का पॉइंट आपको मिल चुका है। अगेन फैक्ट्री में वो काम पहले करता था, जॉब को उसने बाद में ज्वाइन किया। इस केस में भले ही एक क्लोज नहीं हो, सब्जेक्ट वर्ब नहीं हो अलग से, लेकिन इस क्लोज को आपको पास्ट परफेक्ट में लिखना चाहिए। आपको लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे ही हैड वर्कड इन अ फैक्ट्री, ठीक है। तो इस तरीके से पास्ट परफेक्ट को आपको यूज करना होता है। यहाँ पे भी वही हुआ है, पहले इसने लोगों को मारा और फिर इस आदमी को उससे भी पहले पुलिस वाले हॉस्पिटल ले जा चुके थे, हैड बीन ब्रॉट। आगे बढ़ते हैं। कैरा पेटन गैंट्रॉन 18 year old wrote while at a high school about wanting to shoot people, a law enforcement official said। अब इस आदमी का, इस पागल का नाम बताया जिसने लोगों को मारा है, इसका नाम है पेटन गैंट्रॉन। 18 साल का था ये पिछले साल, अब 19 का होगा। इसने लिखा कहीं पे दीवार पे या कहीं नोटबुक में, और कब? जब ये हाई स्कूल में था, 10वीं 12वीं क्लास में था। उसने क्या लिखा? इसके उस वांटिंग के बारे में, अबाउट दैट डिज़ायर जो है शूट करने का, गोली मारने का लोगों को। ऐसा एक पुलिस वाले ने बताया, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल ने बताया। लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल कौन से होते हैं? ऐसे ऑफिशियल्स जो लॉ को इन्फोर्स करते हैं, यानी कि पुलिस वाले। चलिए आगे बढ़े। कैरा बुफेलो कमिश्नर जोसेफ ग्रामेंगलिया confirmed that Mr. Gantron, who lives in a suburb of Binghamton, was brought to a hospital by state police last June and released a day and a half later। कह रहे बुफेलो पुलिस के जो कमिश्नर हैं, इस शहर के, इस कस्बे के जो
पुलिस कमिश्नर हैं जिनका नाम है जोसेफ ग्रामेलिया। इन्होंने भी कंफर्म किया इस बात को दैट वो ये कि ये जो मिस्टर गैंट्रॉन हैं, ये जो कातिल हैं, जो कि रहते हैं एक सबर्ब में। सबर्ब का मतलब होता है छोटा कस्बा। अर्बन तो है लेकिन सब अर्बन है, ना तो गांव है और ना शहर है। शहर से दूर हटके कोई मोहल्ला होता है उसको बोलते हैं सबर्ब। तो कह रहा है ये रहते हैं शहर से दूर रहने वाले एक मोहल्ले में, सबर्ब में, बिंगमॉन्टन है ना, ऐसा कोई शहर होगा, उसके सबर्ब में। कह रहा है इस मिस्टर जोसेफ गैम्बिलिया ने कहा कि मिस्टर गैंट्रॉन को वॉज ब्रॉट टू अ हॉस्पिटल, लाया गया था एक अस्पताल में स्टेट पुलिस के द्वारा। और कब? लास्ट जून में, पिछली जून के अंदर। कह रहा है और रिलीज भी किया गया था 1.5 दिनों के बाद, अ डे एंड अ हाफ लेटर। ठीक है, सेंटेंस क्लियर है मेरे ख्याल से। देखने वाली चीज़ क्या है इसमें? हाफ से पहले, क्वार्टर से पहले हमेशा अ लगाएं। अ डे एंड हाफ लेटर, अगर अ को निकाल दूं तो सेंटेंस में एरर बन जाती है। हाफ, क्वार्टर या कोई भी छोटा सा पोर्शन हो जो एक से छोटा हो, ठीक है, विच इज़ लेसर देन 1, लेस देन 1, तो उसके पहले आप अ लगाते हैं। अ हाफ, अ क्वार्टर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्टेट एंड फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट didn't pick up further in intelligence on Mr. Gentron before Saturday's massacre, Mr. Gramaglia said। अब पुलिस कमिश्नर साहब ने एक और बात बोली। मिस्टर ग्रामेलिया इनका नाम है ना। इन्होंने ये बोला कि स्टेट और फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट जो है ना, देखो स्टेट का मतलब है राज्य की, फेडरल का मतलब है संघीय यानी कि केंद्र सरकार की, तो वहाँ पे दोनों की अलग अलग पुलिस होंगी। तो कह रहा ना तो केंद्र सरकार की और ना ही राज्य सरकार की, दोनों की पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने कुछ भी पिकअप नहीं किया, कुछ भी नहीं कलेक्ट किया और ज़्यादा फर्दर इंटेलिजेंस को। और किसके बारे में? मिस्टर जेंट्रॉन के बारे में। इनको लगा बच्चा है, भाग गया है, इसको समझा के घर भेज दिया। इसके बाद में इसके ऊपर कोई निगरानी इंटेलिजेंस नहीं की गई। और कब से पहले? इस शनिवार के मैसेकर से पहले, शनिवार के नरसंहार से पहले। मैसेकर का मतलब होता है मास किलिंग, ऐसा कहना था कमिश्नर साहब का। ठीक है, पिकअप इंटेलिजेंस का मतलब होता है किसी पे निगरानी करना, गहन निगरानी करना। मैसेकर आपको बता दिया मैंने। इसके बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं इस वर्ड के हमारे पास। वर्ड तो बहुत खराब है लेकिन सिनोनिम है कार्नेज, है ना। कार्नेज, नरसंहार, स्लॉटर, ब्लड शेड और ब्लड बाथ, चारों बताते हैं मास किल पे किसी को अगर किलिंग की जाए तो। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जस्ट ए मिनट। कह रहा है मिस्टर जेंट्रॉन appears to have been motivated by racist conspiracy theories he discovered on internet message boards during the pandemic, according to a document posted online that police said they believe he wrote। अब देखो इसका दिमाग कैसे खराब हुआ। इसका दिमाग खराब हुआ पैंडेमिक में, लॉकडाउन के वक्त, जब ये इंटरनेट पे वाहियात चीज़ों को पढ़ा करता था। तो मिस्टर जेंट्रॉन जो हैं, जो ये कातिल हैं, ये दिखाई देते हैं कि ये मोटिवेटेड हो चुके हैं, ये पास्ट में मोटिवेटेड रहे हैं, टू हैव बिन मोटिवेटेड। और किसके द्वारा? रेसिस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के द्वारा। ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ऐसी गलत थ्योरीज जो कि नस्लवाद को बढ़ावा देती हैं, रेसिज्म को बढ़ावा देती हैं। कह रहा है और जिसको इन्होंने डिस्कवर किया, जिस थ्योरीज को इन्होंने पाया, और कहाँ पे पाया? इंटरनेट के मैसेज बोर्ड्स पे, इंटरनेट के चैट रूम्स में। और कब? पैंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन के या महामारी के दौरान। और ये कैसे पता लगा? ये पता लगा अकॉर्डिंग टू हिसाब से एक डॉक्यूमेंट के जो पोस्ट किया गया था, पोस्टेड था ऑनलाइन, और जिसको पुलिस ने कहा कि वो ऐसा मानते हैं कि ये इसने लिखा था मिस्टर जेंट्रॉन ने। तो इसने कुछ गलत सलत पढ़ा होगा, गलत सलत लिखा होगा। पुलिस वालों ने पढ़ के बताया कि ये जो आदमी है ना, इसका दिमाग खराब इंटरनेट ने किया है। अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। मिस्टर जेंट्रॉन की वर्ब अपीयर्स, और ये मोटिवेटेड पास्ट में हो चुके हैं, तो टू हैव बिन मोटिवेटेड। ये स्ट्रक्चर मैं आपको भी डिटेल में करवाऊंगा। ही की वर्ब डिस्कवर्ड, ही आया कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के लिए, मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को इसने डिस्कवर किया था, ही आया मिस्टर जेंट्रॉन के लिए, है ना। अच्छा, पुलिस के लिए हमेशा प्लूरल वर्ब को यूज़ करें, प्लूरल प्रोनाउन दें। तो पुलिस सेड दे बिलीव, तो पुलिस के लिए हमेशा प्लूरल प्रोनाउंस को यूज़ किया जाता है। पुलिस के लिए इट नहीं लगाया हमने, ही नहीं लगाया, शी नहीं लगाया, हमने लगाया दे बिलीव। बाकी इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। अब इस स्ट्रक्चर पे आ जाओ फटाफट से, मैं आपको ये स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। टू हैव बिन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है। देखो दो तरीके हैं इसको समझने के। एक तो इसका रट्टा मार लो, जो आप भूल जाओगे 2 या 3 दिनों में। दूसरा तरीका है मेरा तरीका, जैसे मैंने सालों से याद की हुई है, आप भी याद कर सकते हो। ये है लॉजिक वाला तरीका। लॉजिक क्या कहता है? आपको बेसिक्स पता होने चाहिए इन्फिनेटिव के। इन्फिनेटिव बेसिकली 2 तरह के होते हैं। पहला होता है सिंपल इन्फिनेटिव, दूसरा होता है परफेक्ट इन्फिनेटिव। ठीक है, सिंपल इन्फिनेटिव में जो भी एक्शन बताया जाता है वो एक्शन अभी भी पेंडिंग होता है, लेकिन परफेक्ट इन्फिनेटिव उस इन्फिनेटिव के लिए यूज़ करते हैं, उस एक्शन के लिए जो एक्शन पास्ट में हो चुका है। तो सिंपल इन्फिनेटिव 2 प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, और परफेक्ट इन्फिनेटिव 2 प्लस हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो ये होता है एक्टिव में। पैसिव में आपको पैसिव मैंने बनाना सिखा दिया है,
बेसिक्स अगर आपने की हुई है तो पैसिव यू ऑलरेडी नो। तो सिंपल इन्फिनेटिव और परफेक्ट इन्फिनेटिव की पैसिव भी बनाई जा सकती है, टू बी प्लस में V3 और टू हैव प्लस में बिन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो है इनके फॉर्मूला सिंपल के और परफेक्ट के। अब मैं आपको एक्टिव पैसिव में यूज़ कैसे करना है सेंटेंस के जरिए बताता हूँ। जैसे पीपल हैव डिसाइडेड टू वोट फॉर द आम आदमी पार्टी, लोगों ने डिसाइड कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के लिए वोट करेंगे। मुझे बताओ पहले डिसाइड वाला काम हुआ है या पहले वोट वाला काम हुआ है? भाई पहले वो वोट करेंगे या पहले डिसाइड करेंगे? सर पहले डिसाइड करेंगे फिर ही वोट करेंगे। डिसाइड किया है कि वोट किया जाएगा, अभी वोट होने का काम पेंडिंग है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इस सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस देखो, बट मोस्ट वोटर्स सीम टू वोट फॉर द बीजेपी, लेकिन ज़्यादातर वोटर्स दिखाई देते हैं कि वो बीजेपी के लिए वोट कर चुके हैं, करने वाले नहीं हैं। भाई करने वाले हैं ऐसा कैसे दिखेगा, करोगे तब दिखेगा। दिखाई देता है चुनाव के नतीजों को, इलेक्शन रिजल्ट्स को देख करके ऐसा दिखाई देता है ज़्यादातर वोटर्स ने बीजेपी के लिए वोट किया है। आई बात समझ में? अब मुझे बताओ ये वोट पहले किया गया, दिखाई पहले दिया गया? सर पहले वोट किया गया फिर हमें चुनाव के नतीजों से पता लगा, ऐसा दिखाई दिया गया। सीम का मतलब है दिखाई देना। तो अब ये काम पुराना है, ये काम नया है। इस केस में सिंपल इन्फिनेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे लगेगा परफेक्ट इन्फिनेटिव। और परफेक्ट की स्ट्रक्चर क्या है, टू प्लस में हैव और वोट की जगह लिख देंगे वोटेड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। लॉजिक से समझ आया सिंपल और परफेक्ट में क्या फ़र्क है? अब देखो ये थे एक्टिव में, अब बनाएंगे पैसिव में। दिस मैच नीड्स टू विन फॉर अस टू रीच द फाइनल्स। ये मैच जीते जाने की ज़रूरत है हमारे लिए फाइनल्स में पहुंचने के लिए। फॉर अस टू रीच द फाइनल्स, हमें फाइनल्स में पहुंचना है तो ये मैच जीते जाने की ज़रूरत है। अब सेंटेंस में गलती है, मैच को जीता जाएगा। देखो ये काम तो बाद में होगा, ज़रूरत पहले है काम बाद में है। इन्फिनेटिव तो सही है, इन्फिनेटिव तो सिंपल ही लगना था, लेकिन दिक्कत ये है सिंपल इन्फिनेटिव को पैसिव में लगाना है। मैच को जीता जाएगा, यहाँ पे लोग वोट करेंगे, यहाँ पे वोटर ने वोट किया था, लेकिन मैच किसी को नहीं जीतेगा, मैच को जीता जाएगा। तो मैच को सिंपल इन्फिनेटिव की पैसिव फॉर्म चाहिए। आप यहाँ पे लगाएंगे बीच में बी और यहाँ लिखेंगे वो आपकी थर्ड फॉर्म। फॉर्म्स ऊपर देखते जाओ, सिंपल इन्फिनेटिव एक्टिव, सिंपल इन्फिनेटिव पैसिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव एक्टिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव पैसिव। वैसे ही आफ्टर दैट लास्ट ओवर द मैच सीम्स टू हैव लॉस्ट नाउ, पिछले ओवर के बाद मैच दिखाई देता है कि हम लूज कर चुके हैं। मतलब देखने में लगता है कि ये मैच हम खो चुके हैं, है ना, नतीजा आना तो बाकी है लेकिन लगता है कि मैच तो हम खो चुके हैं। तो भाई ये पहले देखने में लगेगा या पहले हम खोएंगे? पहले खोने की फीलिंग आएगी फिर ही हम देखने में ये मैच जो है हमें लगेगा। तो यहाँ पे भी आपको यूज़ करना है परफेक्ट इन्फिनेटिव, लेकिन पैसिव वॉइस में मैच को खोया गया है, मैच ने किसी को नहीं खोया है, मैच के ऊपर काम हुआ है। तो यहाँ पे सीम टू हैव लॉस्ट, इन्फिनेटिव तो परफेक्ट आएगा लेकिन आएगा पैसिव वॉइस में। आप यहाँ लिखेंगे हैव बिन और लॉस्ट तो अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। तो काम अगर वो सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा हो इन्फिनेटिव का तो सब्जेक्ट इन्फिनेटिव को पैसिव बनाओ, और अगर काम सब्जेक्ट कर रहा हो तो इन्फिनेटिव को एक्टिव रखो। एक्शन को देख लो, पेंडिंग है तो सिंपल इन्फिनेटिव, एक्शन अगर फिनिश्ड है तो परफेक्ट इन्फिनेटिव। तो ये असर इसकी लॉजिकल सी आपको छोटी सी एक समरी मैंने दे दी है, ठीक है। बार बार जब करोगे ना इसको, इस कॉन्सेप्ट को जितनी बार करोगे उतना दिमाग में बैठेगा। ये एक बार में नहीं बैठता है, किसी के भी नहीं बैठता है ना, लॉजिक समझना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है इन द डॉक्यूमेंट द राइटर डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज ए फासिस्ट, अ वाइट सुप्रीमेसिस्ट, अ रेसिस्ट एंड एन एंटी सेमाइट। कह रहा है इसी लेटर में, है ना, जो डॉक्यूमेंट जो इनको ऑनलाइन मिला था, इसी डॉक्यूमेंट में जो राइटर है, जो इसका लेखक है, वो डिस्क्राइब करता है अपने आप को, वो अपनी डेफिनेशन देता है। और क्या है वो एक फासिस्ट है। फासिस्ट का मतलब होता है नाजी। नाजीज़म आप जानते हो ना, हिटलर के जो लोग थे वो नाजी जो है विचारधारा के थे। तो नाजीज़म और फासिज्म ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, ये मुसोलिनी वाले हैं, है ना। तो वो अपने आप को मानता है कि मैं हिटलर की तरह हूँ, जो लोगों से खून खराबा करने में जिसका बड़ा शौक होता है, फासिज्म को मैं फॉलो करता हूँ। और एक वाइट सुप्रीमेसिस्ट भी हूँ। सुप्रीमेसिस्ट का मतलब होता है जो सुप्रीमेसी को, जो अपनी सुपीरियरिटी को समझे, और वाइट सुप्रीमेसिस्ट का मतलब है काले लोग जो हैं गंदे हैं और सफ़ेद लोग जो हैं अच्छे हैं, ऐसा वो मानता है, वाइट सुप्रीमेसिस्ट है ना। और तीसरा वो एक रेसिस्ट भी मानता है अपने आप को, नस्ल भेद का जो है समर्थक भी मानता है। और चौथा एंटी सेमाइट भी मानता है। एंटी सेमाइट होने का मतलब है आप एंटी सेमिटिज्म में बिलीव करते हो। एंटी सेमिटिज्म का सीधा सा मतलब है ज्यूइज्म के खिलाफ हो आप। एंटी सेमिटिज्म मतलब हेट्रेड फॉर ज्यूज। अगर आप एंटी सेमाइट हैं तो आप ज्यूज के खिलाफ हेट्रेड रखते हैं, समझ गए ना, यहूदी लोगों के खिलाफ। तो ये चारों ही समस्याएं हैं अमेरिका की आज की डेट में, फासिज्म, वाइट सुप्रीमेसिस्ट, रेसिज्म और एंटी सेमिटिज्म। इस आदमी ने सोचा कि मैं चारों ही हूँ, इसके डॉक्यूमेंट में ऐसा उसने डिस्क्राइब किया। समझ में आ गया? बढ़े आगे। कह रहे द डॉक्यूमेंट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ अ प्लान्ड अटैक सिमिलर टू व्हाट अकर्ड ऑन सैटरडे, इंक्लूडिंग द राइटर्स गोल
गोल टू किल एज मनी ब्लैक पीपल एज पॉसिबल। अब ये एक सफ़ेद आदमी था ये, है ना, मतलब समझ गए ना, गोरी चमड़ी का था। तो ये डॉक्यूमेंट है, ये कंटेन करता है डिटेल्स को, और किसकी, एक ऐसे ही प्लान्ड अटैक की। और कौन सा अटैक, जो बिल्कुल सिमिलर टू है जो अकर हुआ है सैटरडे को, व्हाट अकर्ड ऑन सैटरडे। ऐसी पूरी डिटेल्स उसके डॉक्यूमेंट में थी कि मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे ऐसे लोगों को मारूंगा, सारी डिटेल इसने ऑनलाइन डाल रखी थी। कह रहा है जिसमें शामिल था राइटर का गोल, और वो क्या था, मारने का, किल करने का जितने काले लोग हो सकें एज ब्लैक पीपल एज पॉसिबल। तो पहले से ये प्लानिंग कर रहा है, ऑनलाइन इसने डॉक्यूमेंट भी पब्लिश कर रखे हैं कि मैं तो ऐसा हूं और मैं ऐसा करने जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा द स्टोर वेयर द शूटिंग टुक प्लेस इज इन अ लार्जली ब्लैक नेबरहुड ऑफ बुफेलो। अब इसने प्लानिंग भी ऐसी जगह पे की जहां पे ज़्यादातर इसको काले लोग मिले, है ना, अश्वेत लोग मिले। कह रहा है जो स्टोर है जहां पे शूटिंग टुक प्लेस हुई, जहां पे ये हत्याकांड हुआ, ये इस स्टोर में ना, ये स्टोर जो है एक मोटे तौर पे ऐसे ब्लैक नेबरहुड में है बफेलो के। मतलब नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस या एरिया। तो ये एक ऐसे एरिया में है जो मोटे तौर पे काले लोगों के द्वारा इनहिबिटेड है, जिसमें काले लोग रहते हैं। तो वहीं जाकर के उनके एरिया में शूटिंग की कि गोरे कम से कम मरे और काले ज़्यादा से ज़्यादा मरे। चलो आगे बढ़े। अब इसके कुछ लास्ट पैराग्राफ्स हैं, फिर एक और आर्टिकल करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसके बाद कह रहा है 11 ऑफ द पीपल शॉट वर ब्लैक एंड 2 वर वाइट अकॉर्डिंग टू मिस्टर ग्रैमंगलिया, है ना, ग्रैमंगलिया। तो कमिश्नर साहब का ये कहना है, उनके हिसाब से जो मारे गए हैं उनमें से 11 लोग जो हैं जिनको शॉट किया गया था, गोली लगाई गई थी, वो 11 मतलब 11 जो है वो हैं काले और 2 हैं उनमें से वाइट, है ना। तो मतलब 11 ऑफ द पीपल शॉट वर ब्लैक 2 वर वाइट, है ना। तो 11 + 2 13 की मौत हुई है, कहने का मतलब ये मोटे तौर पे, ठीक है, इस तरीके से। आ जाओ लास्ट सेंटेंस है, the evidence that we have uncovered so far makes no mistake that this is an absolute racist hate crime, Mr. Gamelia said। अब कमिश्नर साहब ने एक और बात बोली। क्या बात बोली भाई, ये जो एविडेंस हमें मिली है, जो सबूत हमें मिले हैं, और कह रहा है जिसको, वो सबूत जिनको हमने अनकवर किया है, जिनको हमने पाया है, और कब तक पाया है, सो फार अभी तक, ठीक है, सो फार अभी तक। कह रहा है ये एविडेंस जो है ना, कोई भी मिस्टेक नहीं करती है, ये बिल्कुल अनमिस्टेकेबली इशारा करती है, साफ साफ बताती है। और क्या बताती है कि ये जो है ना एक एब्सोल्यूट रेसिस्ट हेट क्राइम है, पूरी तरीके से नस्लवाद पे आधारित हेट से बना हुआ जो है अपराध है। तो एविडेंस में कहीं नहीं लिखा हुआ कि, कहीं पता नहीं लग रहा है कि ये टेररिज्म है या कोई आदमी पागल तो था, लेकिन ये रेसिस्ट आदमी था, रेस वाला जो है ना, काले लोगों को इसने टारगेट करना जो है पहले से सोच रखा था। सेंटेंस समझ में आ गया ना। चलो, एविडेंस की वर्ब है मेक्स। मेक नो मिस्टेक का मतलब है चीज़ों को साफ साफ रखना। एविडेंस मेक्स नो मिस्टेक मतलब समझ गए ना, एविडेंस बिना किसी गलती के हमें साफ साफ बताती है। सो फार येट, है ना, सो फार येट, इन दोनों के साथ में परफेक्ट टेंस यूज होता है, तो हैव अनकवर्ड परफेक्ट टेंस को हमने यूज़ किया है। एविडेंस एक ऐसा नाउन है जिसके बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। एविडेंस देखने में लगता है प्लूरल होगा, इसका प्लूरल बनाया जा सकता है, इसके आगे एस भी लगाया जा सकता है, लेकिन एविडेंस के आगे एस नहीं लगेगा। ये सारे वही नाउन्स हैं जिनके आगे कभी एस नहीं लगता। आपको लगता होगा कि इनके आगे एस लग जाएगा, लेकिन नहीं लगेगा। ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनकी वर्ब हमेशा सिंगुलर दी जाएगी। अब मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ कुछ नाउन्स को, जैसे मोस्ट माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर्स इज़ या आर अवेलेबल फॉर फ्री ऑन इंटरनेट। ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर जो हैं फ्री अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। देखो सॉफ्टवेयर्स की बात हो रही है, सारे सॉफ्टवेयर्स की, ऑफिस की, विंडोज़ की, ऑफिस 365 की, है ना, सारे सॉफ्टवेयर्स की बात हो रही है। सॉफ्टवेयर्स तो बहुत सारे हैं, आप सोचो कि यहाँ सॉफ्टवेयर्स लिख देता हूँ और आर लगा देता हूँ, लेकिन सॉफ्टवेयर नाम के नाउन के बाद में ना तो इसके बाद एस आता है, ना इसकी सिंगुलर प्लूरल वर्ब आती है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे इसके आगे आर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे लगाओगे इज, और दूसरा सॉफ्टवेयर के आगे एस नहीं आएगा। अब इसका मतलब पता है क्या है सॉफ्टवेयर का मतलब है सारे सॉफ्टवेयर का ग्रुप, समझ गए ना, सारे सॉफ्टवेयर के ग्रुप्स को सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ये अपने आप ही बता रहा है कि सारे सॉफ्टवेयर की ग्रुप की बात यहाँ पे हो रही है, इसके आगे एस लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये मोस्ट की बात हो रही है, तो मतलब ज़्यादातर जो ग्रुप में सॉफ्टवेयर है वो अवेलेबल जो है फ्री है। मान लो यहाँ पे लिखा होता है 5 माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, तो उस केस में आपको यहाँ पे पीसीज और भी ऐड करना पड़ता, 5 पीसीज ऑफ, ऐसा आपको लिखना पड़ता, समझ गए ना। मोस्ट के साथ में तो अनकाउंटेबल नाउन चल जाता है, लेकिन 5, 4, 3 गिनती अगर आ गई तो प्लूरल नाउन चाहिए होगा, तो आप लिखेंगे 5 पीसीज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑन इंटरनेट। फिर यहाँ पे आर भी आ जाएगा, पीसीज के हिसाब से आर आएगा। अगला सेंटेंस देखो, ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एग्जाम कैलेंडर हैज़ या हैव बीन पब्लिश्ड। सारी इंफॉर्मेशन जो है एग्जाम कैलेंडर से रिलेटेड उनको पब्लिश किया जा चुका है। इंफॉर्मेशन के आगे एस नहीं लगेगा, ऑलरेडी आप जानते हो, तो आप इस एस को निकाल देंगे। लेकिन ऑल को आपने देखा, जैसे 5 देखा था, वैसे ऑल अपने बाद में प्लूरल नाउन लेता है, तो प्लूरल नाउन के लिए आप क्या लिखेंगे, बीच में लगा देंगे पीसी ऑफ।
बस इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। अगर प्लूरल डिटर्मिनर आ जाए तो उसके बाद में आपको प्लूरल जो है पीसीज ऑफ लिखना पड़ेगा और फिर वर्ब को प्लूरल लिख करके आ जाओ इसके हिसाब से। हैव बीन पब्लिश्ड, ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन बिना इसके रिलेटिंग टू एग्जाम कैलेंडर हैव बीन पब्लिश्ड। वैसे ही अ फ्यू रिसर्चेज एम्ड एट फाइंडिंग द क्योर टू द डिसीज इज या आर अंडरवे इन द लेबोरेटरीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कई सारी रिसर्चेज जो हैं जो एम्ड एट हैं डिसीज़ का क्योर फाइंड करने पे, वो अंडरवे हैं, वो ऑन गोइंग है लेबोरेटरीज में, प्रयोगशालाओं में सारी दुनिया के अंदर। रिसर्च भी एक ऐसा नाउन है जिसके आगे एस नहीं आता, इस पहले सबसे पहले तो ई एस को निकाल दो, रिसर्च को रिसर्च लिखो। अब अ फ्यू आपने लगा दिया है, इसके बाद प्लूरल नाउन आएगा तो क्या करेंगे सर, आप यहाँ लिखेंगे अ फ्यू पीसीज ऑफ, ठीक है, PIECES, ठीक है ना। और रिसर्च के साथ में प्रोजेक्ट्स भी आ जाता है, रिसर्च के साथ में पीसीज और प्रोजेक्ट दोनों ही चलता है। तो अ फ्यू पीसीज ऑफ रिसर्च या प्रोजेक्ट्स ऑफ रिसर्च टू फाइंड द क्योर टू द वायरस या डिसीज। अब यहाँ पे आर्ट लगा दो, पीसीज या प्रोजेक्ट के हिसाब से प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, डिटेल में आपको बता दिया है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये छोटा सा आर्टिकल है और इकोनॉमिक आर्टिकल है ना, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँ। चलिए, कह रहा इन्वेस्टर्स स्टे पुट लैकिंग चॉइसेस। कह रहा इन्वेस्टर्स जो हैं स्टे पुट करते हैं। स्टे पुट करने का मतलब होता है ठंडे पड़े रहना, ठीक है, चुपचाप, कोई आपके पास चारा नहीं है, पकड़े गए आप कहीं पे जाल में तो स्टे पुट हो जाते हो, आंखें बंद करके हाथ जो अपने सर पे रख करके नीचे बैठ जाते हो कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इन्वेस्टर्स जो हैं स्टे पुट हुए पड़े हैं, ठंडे पड़े बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, हाथ पांव नहीं मार रहे हैं। और क्यों? लैक करते हुए, कमी रखते हुए चॉइसेस की, किसी भी ऑल्टरनेटिव की, कोई चारा इनके पास बचा ही नहीं है। तो लैकिंग चॉइसेस, लैकिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। आप बोलते हो ना खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, तो आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन हैविंग माई लंच या हैविंग डिनर। तो वैसे ही इन्वेस्टर स्टे पुट लैकिंग चॉइसेस, ये PPSA प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन के बारे में बता रहा है। चलो आओ अब आर्टिकल को देखते हैं, थोड़ा सा और जूम इन करना पड़ेगा, मुझे लगता है शायद चलेगा इतना कि नहीं। चलो थोड़ा सा और कर देता हूँ ना, थोड़ा सा, अब ठीक है। चलो, कह रहा है इवन द वर्स्ट मार्केट्स आर सपोज टू हैव हेवंस। कह रहा है यहाँ तक कि सबसे ख़राब मार्केट जो है ना वो भी सपोज्ड हैं, उनसे भी ऐसी उम्मीद है कि उनमें भी कुछ हेवंस होंगे, कुछ आराम या शेल्टर की जगह होगी। हेवंस का मतलब क्या होता है? शरण, पनाह, ठीक है। तो ख़राब से ख़राब बाजार होते हैं ना, वहाँ भी कुछ शरण या पनाह लेने के आपको मौके मिल जाएंगे, चाहे कितनी भी मार्केट गिर रही हो। आ गई बात समझ में? स्ट्रक्चर्स देख लेंगे फटाफट से। सपोज्ड का मतलब है एक्सपेक्टेड, जब कोई चीज़ किसी से सपोज्ड होती है तो उस आदमी से एक्सपेक्टेड होती है। जैसे स्टूडेंट्स आर सपोज टू वर्क हार्ड, स्टूडेंट्स से एक्सपेक्टेशन है कि वो वर्क हार्ड करेंगे, यहाँ पे सपोज लिखो या एक्सपेक्टेड लिखो, एक ही बात है। वैसे ही वीमेन आर नॉट सपोज टू वर्क इन पेट्रियार्कल सोसाइटी, वीमेन एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो काम करें पुरुष प्रधान समाजों में। वहाँ पे ऐसा होता है कि औरतें घर बैठेंगी, बच्चे पालेंगी, सफाई दफाई करेंगी, धुलाई करेंगी, पुरुष काम करेंगे। तो पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ इस चीज़ को एक्सपेक्ट करती है विमेन से, है ना। तो ये सपोज नाम की स्ट्रक्चर आपने ऐसे समझ लिया, इसको एक्सपेक्टेड से आप जो है रिप्लेस करें। हेवन और हेवन के बीच का फ़र्क आप जानते हैं। हेवन जिसमें ई आ चुका है वो है हेवन, इसका मतलब होता है स्वर्ग, पैराडाइस, है ना। और हेवन का मतलब होता है शेल्टर, रिफ्यूज या शरण या पनाह, इसको ओएसिस भी बोलते हैं। जैसे आपको पनाह चाहिए तो आप हेवन मांगेंगे और आपको मुक्ति चाहिए तो आप हेवन मांगेंगे, दो अलग अलग वर्ड्स हैं। जैसे पनामा इज अ, एक सेकेंड रुक जाओ, अ टैक्स हेवन या हेवन फॉर द अल्ट्रा रिच। पनामा जो है वो एक टैक्स की पनाह है, टैक्स का शेल्टर है, टैक्स का रिफ्यूज है, या फिर टैक्स का स्वर्ग है अल्ट्रा रिच लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा अमीर लोगों के लिए। एक्चुअल में पनामा जो है ना टैक्स की एक पनाह है, टैक्स हेवन है। यहाँ पे टैक्स की चोरी की जाती है और जो चोर होते हैं उनको पनाह मिलती है पनामा नाम के देश में, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स हेवन नहीं, टैक्स हेवन आपको लिखना चाहिए ऐसे, ठीक है, हेवन, टैक्स हेवन। और अगला वाला देखो, एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन या हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। हर आदमी स्वर्ग में जाना चाहता है लेकिन मरना कोई भी नहीं चाहता। इंग्लिश में कहावत है ये, सबको सफलता चाहिए, हार्डवर्क कोई नहीं करेगा, सबको नौकरी चाहिए, मेहनत कोई नहीं करेगा, सबको स्वर्ग में जाना है, मरने को कोई तैयार नहीं है। तो यहाँ पे स्वर्ग की बात हो रही है, इस मतलब आप कहानी समझ ही गए होंगे इस प्रोवर्ब को इंग्लिश में, यहाँ लिखेंगे हेवन, ठीक है, हेवन। चलो, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हेवन हेवन का, आज के क्विज में यूज़ करेंगे। आगे कह रहा है सम अननर्व्ड इन्वेस्टर्स आर वंडरिंग इफ दिस वन डजंट। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स जो अननर्व्ड हो चुके हैं, अननर्व्ड का मतलब है उनकी नर्व खत्म हो गई है, नर्व का मतलब होता है उनके अंदर का जोश, ठीक है, हाउस द जोश, या उनके अंदर की ब्रेवरी, ठीक है।
तो कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स जो बिल्कुल हताश हो चुके हैं, जिनकी ताकत खत्म हो चुकी है, जोश खत्म हो चुका है, डर के मारे चुपचाप बैठे हैं, कह रहा है वो ऐसा ही वंडर कर रहे हैं। वंडर का मतलब होता है सोचना कि ये वाली मार्केट जो है, आज की मार्केट है, इसमें क्या कोई हेवन नहीं है, इफ़ दिस वन डजंट। तो आज की मार्केट में चैन लेने का, आराम लेने की कोई जगह नहीं है, शरण नहीं है, पनाह नहीं है। मार्केट बस गिरे जा रही है, गिरे जा रही है, गिरे जा रही है। आगे बात समझ में। अनर्व्ड वर्ड देख लिया आपने, जिसमें नर्व ना हो, जो विदाउट करेज हो, जो डिमोरलाइज हो चुका हो, जो शेकन हो, इसको इनर्वेटेड भी बोलते हैं। अननर्व्ड का सिनोनिम है ना। इनर्वेटेड और अननर्व्ड एक दूसरे की सेम मीनिंग रखते हैं, बिना करेज का, बिना मॉरल्स का, बिना जोश का। अब इसका बिल्कुल उल्टा है इनविगरेटेड। मुझे नहीं लगता वैसे आप कंफ्यूज करोगे, लेकिन ये दोनों वर्ड्स में मैं बड़ा कंफ्यूज होता था एक वक्त पे, इनर्वेटेड और इनविगरेटेड। विगर का मतलब होता है जोश, ये अननर्व्ड का या इनर्व्ड का बिल्कुल उल्टा है। जिस आदमी में जोश हो, ठीक है ना, जिसमें विगर आ जाए वो इनविगरेटेड होता है, जिसमें करेज आ जाए और जिसका निकल जाए वो इनर्वेटेड होता है। ये दोनों अलग अलग एक दूसरे के उल्टे वर्ड्स हैं। आगे बढ़ेंगे, आज के क्विज में सारे वर्ड्स पूछूंगा मैं। कह रहा था S&P 500 इज डाउन 16%, इट्स वर्स्ट स्टार्ट टू अ ईयर सिंस 1970 अकॉर्डिंग टू डाउ जोन्स मार्केट डेटा। कह रहा है S&P 500 जो है, अमेरिका का जो निफ्टी है या सेंसेक्स है, वो डाउन हो गया है 16%, ठीक है, 16%। और ये इसकी सबसे बुरी स्टार्ट है किसी भी साल की। किसी भी साल की शुरुआत में 16% ये नहीं गिरा शुरू के 4-5 महीनों में। और कब से? सन 1970 की तबाही से। 1970 में भी आर्थिक मंदी आई थी। और इसके हिसाब से, किसके हिसाब से? डाउ जोन्स मार्केट डेटा के हिसाब से, इस फर्म के हिसाब से जिसका नाम है डाउ जोन मार्केट डेटा। सिंपल सेंटेंस है। इंडिया में और वैसे भी ट्रेडिशनल इंग्लिश में अगर कोई चीज़ डाउन या अप होती है तो हम बाय प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। S&P 500 इज डाउन बाय 16%, है ना, या अप बाय 15%। इंडिया में ऐसा लिखा जाता है। अमेरिकन इंग्लिश में बाय प्रेपोजिशन को यहाँ पे ओमिट किया जाता है, ठीक है। ब्रिटिश इंग्लिश में बाय लगेगा, अमेरिकन इंग्लिश में बाय नहीं लगेगा। और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एसेट्स ऑफ ऑल काइंड्स आर ऑल्सो फॉलिंग। कह रहा है जो एसेट्स हैं, जो पूंजियाँ हैं, सभी तरह की फॉल कर रही हैं, चाहे गोल्ड हो, चाहे स्टॉक्स हों, चाहे बॉन्ड्स हों, चाहे फिक्स डिपॉजिट्स हों, सब सारी की सारी एसेट्स जो हैं गिर रही हैं। कह रहा है गोल्ड टिपिकली कंसर्न्ड अ हेवन हैज़ स्वंग इनटू द रेड। कह रहा है जो गोल्ड है, जो सोना है, टिपिकली जो कंसीडर किया जाता है, माना जाता है एक हेवन, यानी कि एक पनाह। जब सारा बाजार गिर रहा हो तो सोना खरीद लो, सोने में आपको पनाह मिल जाएगी, सोने की कीमत नहीं गिरती। कह रहे ऐसा गोल्ड जो है ना, जो पनाह माना जाता है टिपिकली, वो भी स्विंग इनटू कर गया है, वो भी झूल के चला गया है। स्विंग इनटू करने का मतलब होता है झूल के चला जाना द रेड के अंदर। द रेड का मतलब होता है नेगेटिव टेरिटरी, यानी कि गिरावट, ठीक है। तो ये अमेरिकन ऑथर्स के लिखने का स्टाइल होता है। स्विंग इनटू रेड का मतलब है किसी भी एसेट क्लास का नेगेटिव टेरिटरी में चले जाना, यानी कि नेगेटिव रिटर्न्स देना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, इसको पूरे फ्रेम में ले आए हमने। आगे कह रहा है बॉन्ड्स आर टिपिकली अनदर शेल्टर बट दिस ईयर दे आर फॉलिंग अलोंगसाइड स्टॉक्स एन अनयूजुअल टेंडम दैट रिफ्लेक्ट्स इन्वेस्टर्स अनसर्टेनिटी। कह रहे बॉन्ड्स जो हैं वो भी टिपिकली का मतलब होता है एज ए टिपिकल एग्जांपल, जनरली समझ लो इसको, जनरली। कह रहे बॉन्ड्स भी जनरली, जो कि दूसरा शेल्टर है, दूसरी पनाह है। जब शेयर बाजार गिरे तो बॉन्ड में पैसा डाल दो, यानी कि एफडी कर दो सरकार के पास, बैंक में। कह रहे ये बॉन्ड्स है ना, एफडी वाले बॉन्ड्स, ये भी जो पनाह माने जाते हैं। कह रहा है वो भी इस साल फॉल कर रहे हैं स्टॉक्स के साथ साथ, फॉलिंग अलोंगसाइड स्टॉक्स। कह रहा है ये एक अनयूजुअल सा टेंडम है। टेंडम का मतलब होता है कोऑपरेशन। कह रहा है ये अपने आप में एक बड़ा विचित्र सा कोऑपरेशन है बॉन्ड्स और स्टॉक्स के बीच में, जो रिफ्लेक्ट करता है इन्वेस्टर्स की अनसर्टेनिटी को, इन्वेस्टर्स के अनिश्चितताओं को। तो इनके पास कोई चारा ही नहीं है इन्वेस्टर्स के पास। सोने में पैसा डालो तो सोना गिर रहा है, एफडी में डालो तो एफडी की इंटरेस्ट रेट गिर रही है, मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, स्टॉक में पैसा डालो तो स्टॉक गिर रहे हैं। तो जहां पैसा डाल रहे हैं वहां पे अनसर्टेनिटी खूब इनको मिल रही है। आ गया ना समझ में? चलो, टेंडम का मतलब मैंने आपको बता दिया, कोऑपरेशन। कुछ ऐसा ही टेंडम दिखाया जा रहा है, स्टॉक्स और बॉन्ड्स के जो है साथ में सारे सारे गिर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ है अपना, फिर अपने क्विज की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है The risk on cryptocurrency market pitched for years as a counterweight to traditional stocks is also imploding, with Bitcoin losing more than a third of its value in 2022. कह रहा है रिस्क जो है ना क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे, ठीक है, ये रिस्क ऑन जो है ना एक एडजेक्टिव काम कर रहा है। रिस्क ऑन मतलब जिस पे रिस्क हमेशा ऑन है, बना हुआ है, काफ़ी रिस्की। कह रहा है जो रिस्क ऑन क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, जिसको पिच किया गया है, जिसको एडवर्टाइज किया गया है कई सालों से, और कैसे एक काउंटर वेट के तौर पे, एक बैलेंस के तौर पे,
और किसके सामने? स्टॉक मार्केट के सामने, इक्विटी मार्केट के सामने। कह रहा है ऐसे स्टॉक मार्केट के सामने जो क्रिप्टो मार्केट है ना, ये भी इम्प्लोड कर रही है। इम्प्लोड करने का मतलब होता है फटना, लेकिन अपने अंदर ही अंदर फटना। एक तो होता है एक्सप्लोड, जब कोई चीज़ फटती है और चारों तरफ फैल जाती है। एक होता है इम्प्लोड, अपने अंदर ही धंस जाना फट के। तो ये मार्केट भी अपने अंदर ही धंसे जा रही है, खत्म होती जा रही है क्रिप्टो मार्केट। और कैसे? बिटकॉइन के लूज कर देने के साथ ही 1/3 को, यानी 1/3 को इसकी वैल्यू को 2022 के अंदर। तो ये रिस्क ऑन मार्केट, ये हाईली रिस्की मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी फट रही है और ख़त्म होती जा रही है। ठीक है ना। ये बीच में पूरा जो आप फ्रेज देख रहे हो ना, ये फ्रेज इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में अपोजिटिव फ्रेज है। ये वो मार्केट है जिसको एडवर्टाइज किया गया कई सालों से काउंटरवेट के तौर पे ट्रेडिशनल स्टॉक्स के, है ना, इस तरीके से बना हुआ है। चलो, पिस्ट का मतलब एडवर्टाइज्ड, इम्प्लोड का मतलब होता है अंदर ही अंदर फट जाना, है ना। इम्प्लोड का मतलब होता है बर्स्ट इनवर्ड होना। एक्सप्लोड का मतलब होता है बर्स्ट आउटवर्ड होना, बाहर फट जाना। अच्छा, ये थर्ड वाला कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। अगर आप या 1 के आगे 3rd, 5th, 6th, 7th जो भी लगाओगे तो उसकी वर्ब होगी, कैसी वर्ब होगी? देखो, 3rd, 5th, 6th, 7th लगा रहे हो, एक तो इसके आगे एस नहीं लगाना, ठीक है ना। अगर 2, 3, 4 के आगे अगर कुछ लगा रहे हो तो उसके आगे एस आएगा। जैसे 2/3 लिखा है तो 2/3 लिखना पड़ेगा, 3/5 लिखा है तो 3/5 लिखना पड़ेगा। 1 के आगे एस नहीं आएगा। और इनकी जो दोनों की वर्ब होगी वो होगी इनके बाद में आने वाले नाउन के हिसाब से। मैं एग्जाम्पल जरिए समझाता हूँ। 3/5 ऑफ द अर्थ इज या आर कवर्ड विद वाटर। 3/5 जो है अर्थ वो पानी से ढकी हुई है। यहाँ पे 3/5 लिखा हुआ है, ये गलत है। 3 के साथ में अगर लगाओगे तो 5th लगाओगे, यहाँ पे आएगा पीछे एस, ठीक है, यहाँ पे आएगा एस। और ये इज या आर में से आप लोगे इज को, इज कवर्ड विद वाटर। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? आप अर्थ को काउंट नहीं कर सकते हो। अर्थ एक ही है, एक प्रॉपर नाउन की तरह काम कर रही है ना। तो अर्थ जो है उसका 3/5 जो है कवर्ड है वाटर से, एक ही अर्थ है, तो उसको सिंगुलर वर्ब अपने देंगे। वर्ब जैसा नाउन होगा वैसी वर्ब होगी। अगर प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब भी दे देंगे। वैसे ही 1/7 ऑफ द कॉलेज ग्रेजुएट्स हैज या हैव सिक्योर्ड गुड जॉब्स। 1/7 जो है कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने सिक्योर्ड जॉब्स को ले लिया है, जॉब्स को सिक्योर कर लिया है। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 1/7 के पीछे से आपको एस निकालना पड़ेगा। या 1 के बाद में 3rd, 5th, 7th, 11th पे एस नहीं आता है। कोई भी आंकड़ा हो एस को नहीं लगाना। और वर्ब आएगी ग्रेजुएट्स के हिसाब से, ग्रेजुएट प्लूरल है तो आप यहाँ लगाएंगे है, ठीक है ना। तो वर्ब किसके हिसाब से आएगी? नाउन के हिसाब से, नाउन के हिसाब से। और 1 के पीछे क्या नहीं लगाना? एस नहीं लगाना। और 2, 3, 4 कोई भी आ जाए, कोई भी प्रोपोर्शन हो, कोई भी रेशो हो, उसके आगे एस हमेशा लगेगा ही लगेगा। चलो, कह रहा है दिस sell everything market is confounding big and small investors after a string of years when markets seem to go in only straight up। कह रहा है जो सेल ओनली मार्केट है। सेल ओनली का मतलब क्या है? सेल एवरीथिंग मार्केट है। हर चीज़ को यहाँ पे सेल किया जा रहा है। इस मार्केट में हर चीज़ का दाम गिरता जा रहा है क्योंकि चीज़ों को बहुत तेज़ी से लोग सेल कर रहे हैं। कह रहे हैं ये सेल एवरीथिंग जो गिरती हुई मार्केट है, क्रैश होती हुई मार्केट है, ये कन्फाउंड कर रही है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है या कन्फ्यूज़ कर रही है। कन्फाउंड का मतलब भी होता है कन्फ्यूज़ करना, परप्लेक्स कर देना, ठीक है। कन्फ्यूज़ कर रही है बड़े और स्मॉल इन्वेस्टर्स को। और कब? जब एक स्ट्रिंग जो है, एक श्रृंखला जो है, एक श्रेणी जो है कई ईयर्स की, जब मार्केट दिखाई दे रही है कि वो सिर्फ ओनली स्ट्रेट अप जा रही थी, हमेशा ऊपर की तरफ जा रही थी। तो कई सालों तक मार्केट ऊपर जाती रही। अब अचानक से मार्केट ऐसी है कि गिरती जा रही है। हर तरह का इन्वेस्टर कन्फाउंडिंग हो चुका है, डिस्टर्ब्ड या कन्फ्यूज्ड हो चुका है, ठीक है। सेल एवरीथिंग समझ गए ना, हर चीज़ को यहाँ पे सेल किया जा रहा है, मार्केट को बहुत तेज़ी से गिराया जा रहा है। पजल, बैफल या परप्लेक्स बोलते हैं कन्फाउंड करने को, किसी को बहुत ज़्यादा जो है चकरा देना किसी का सर। कह रहे हैं नाउ इंस्टेड एसेट्स ऑफ ऑल काइंड आर फॉलिंग विद सेल ऑफ्स इन मैनी इंटेंसिफाइंग लास्ट वीक। कह रहा है और अब क्या हो रहा है? बजाय इसके जो एसेट्स हैं ऊपर जाने के, बजाय इंस्टेड इसके सारी की सारी एसेट्स हैं, हर तरह की जो एसेट्स हैं, बॉन्ड हो, क्रिप्टो करेंसी हो, स्टॉक्स हो, गोल्ड हो, वो गिर रही हैं, फॉल हो रही हैं। और कैसे गिर रही हैं? सेल ऑफ के साथ ही। सेल ऑफ का मतलब होता है भारी बिकवाली। बस आप ले जाओ किसी भी दाम पे, भारी बिकवाली को बोलते हैं सेल ऑफ। तो भारी बिकवाली के साथ ही बहुत जो है कई इंटेंसिफाई होते हुए लास्ट वीक में, है ना। ये मैनी का मतलब है यहाँ पे एसेट्स के अंदर। तो भारी बिकवाली हो रही है कई एसेट्स में इंटेंसिफाई होती हुई पिछले कई महीनों में, तेज़ी पकड़ती हुई, जोर पकड़ती हुई। आगे बात समझ में। सेंटेंसेस बहुत आसान है, बस थोड़े नए टाइप के स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो तो आपको लगेगा कुछ मैं नया पढ़ रहा हूँ, और ये चैलेंज अपने को लेना होता है ना। चलो, कह रहा है US stock indices lost more than 2% for the week, while gold shed 3.9% of its largest weekly decline since June since last June। कह रहे
स्टॉक इंडिसेस जो है ना, इंडेक्सेस जो है, इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे सेंसेक्स है इंडिया में एक इंडेक्स है, एक ग्राफ है, ठीक है। वैसे ही आपने सुना होगा निफ्टी 50, अमेरिका में S&P 500, डाउ जोन्स, है ना। तो ये सारे जो इंडेक्स है ना, कह रहा है इंडेक्स जो है यूएस स्टॉक्स के, उन्होंने लूज कर दिया है 2% या 2% से भी ज़्यादा फॉर द वीक इस हफ्ते में। जबकि गोल्ड ने शेड कर दिया, गोल्ड ने गिरा दिया, शेड करना मतलब गिरा देना, 3.9% को खो दिया, 3.9% को। इसका सबसे बड़ा वीकली डिक्लाइन है, एक हफ्ते का डिक्लाइन है लास्ट जून के बाद से, कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद से। तो ऐसा हो रहा है ना, तेज़ी से इंडेक्स में गिरते जा रहे हैं। ये इंडेक्स नाम का वर्ड आपको देखने को मिलेगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर थोड़ा अलग तरीके से। मैं आपको बताऊं कैसे। अगर आप इंडेक्स को देखोगे ना, इंडेक्स, तो इसका प्लूरल बनाओगे इंडिसेस। अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हो, ब्रिटिश ग्रामर की बात कर रहे हो, है ना, अमेरिकन नहीं ब्रिटिश। जैसे वर्टेक्स है, इसका जो प्लूरल बनेगा वोर्टिसेस, ठीक है, वोर्टिसेस। वर्टेक्स है, इसका प्लूरल बनेगा वर्टिसेस। मैट्रिक्स है, इसका प्लूरल बनेगा मैट्रिसेस। अब ये जो वर्टिसेस ये वर्ड आप देख रहे हो, ये अमेरिकन ग्रामर में सही नहीं माने जाते होंगे, इसलिए इनके नीचे इसने लाल लाल आपको दिखा दिया अंडरलाइन करके, है ना। लेकिन ब्रिटिश ग्रामर में अपने इनको एक्स वाले वर्ड्स को ऐसे ही प्लूरल बनाते हैं। वर्टेक्स वर्ड का मतलब होता है बवंडर, वॉटेक्स का जिसमें ओ लगा है, इसका मतलब होता है बवंडर, चक्रवात। और इस वर्टेक्स का मतलब होता है किनारा। जैसे ये एक डब्बा देख रहे हो ना, बॉक्स, इसके 4 वर्टेक्स हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो 4 किनारे हैं, 4 वर्टेक्स हैं। लेकिन वर्टेक्स का मतलब होता है बवंडर। ये 2 अलग वर्ड्स हैं, इनको कंफ्यूज मत करना, वर्टेक्स और वॉटेक्स को। अब देखो, ये जो आप देख रहे हो सारे वर्ड्स इस तरह से प्लूरल बनते हैं, लेकिन एक्सिस, बेसिस और प्राइसिस का प्लूरल बनाने का तरीका अलग है। एक्सिस का बनता है एक्सिस, बेसिस का बनता है बेसिस, ES, और क्राइसिस का बनता है ऐसे, ठीक है। तो ये सिंगुलर प्लूरल पे आपको बे इंतहा क्वेश्चंस मिलेंगे हर जगह, है ना। तो इस तरीके से आपको सिंगुलर और प्लूरल बनाना होता है। चलो आगे बढ़े। ये वर्टेक्स और वोटेक्स पे क्वेश्चन पूछूंगा, दोनों में फ़र्क समझ लेना, क्या अलग अलग वर्ड्स हैं ये। चलो मेरे ख्याल से यहीं रैपअप करेंगे सेशन को। अब ये लास्ट सेंटेंस तो अपने पढ़ नहीं पाएंगे, आधा किसी और पेज पे है। अपने क्विज़ पे बढ़ते हैं, जितना हो सका आधे पौने घंटे में हमने कवर करने की कोशिश की, है ना। आ जाओ क्विज़ पे आ जाओ। बहुत ही सिंपल सा क्विज़ है मेरे ख्याल से। फर्स्ट में आपसे पूछा है सेंटेंस को इंप्रूव करना है। हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ पे यूज़ होगा आप खुद ही देख लो। पास्ट ऑफ पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, अपने हिसाब से देख लो कौन सा काम पहले हुआ था और उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में इंप्रूव करके आपको सेंटेंस को लिखना है। सेकंड वाले में आपको मिलेंगी 2 एरर्स। पहली मिलेगी इस रेशो में 2/3 में, चेक कर लेना इसमें। और दूसरी आपको मिलेगी दूसरी कहाँ मिलेगी, इस इन्फिनिटिव में देख लेना, शायद यहीं मिल जाएगी आपको, ठीक है। इस इन्फिनिटिव में दूसरी एरर आपको मिलेगी। तो दोनों एरर्स को ढूंढ लो और यहाँ पे आंसर रखें, नीचे फर्स्ट कमेंट में जाओ, आंसर से मैच कर लो, मेरे वाले से अपना वाला आपको मैच हो जाएगा। तीसरा यहाँ हो गया। चौथा, पांचवा, छठवां आपके सामने एक क्लोज टेस्ट, बड़ा आसान सा क्लोज टेस्ट है मेरे ख्याल से। यहाँ पे आपसे पूछा है वर्टेक्स, वोटेक्स, है ना, इनके सिंगुलर या प्लूरल कौन सी फॉर्म आप यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आपको वो यूज़ करनी है, करेक्ट वर्ड के करेक्ट फॉर्म को यूज़ करना है। कहने का मतलब ये, पहले तो वर्ड चूज़ करना है, वर्टेक्स आएगा या वोटेक्स आएगा, फिर ये चूज़ करना है सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, है ना। फिफ्थ के अंदर आपसे पूछा है इंडेक्स वर्ड को कैसे यूज़ किया जाएगा, सिंगुलर में, प्लूरल में, इसकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म कैसी होती है ये भी चेक कर लेना। और सिक्स्थ में आपसे पूछा है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, इनमें से कौन सा वर्ड यहाँ पे सेट बैठेगा। तो सारे वर्ड्स के अलग अलग फॉर्म्स हैं, कहीं सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, कहीं सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, कहीं सॉफ्टवेयर्स लिखा हुआ है, कहीं हार्डवेयर्स लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से ग्रामर आपको बता दिया मैंने, ये वर्ड्स कैसे यूज़ होते हैं, सही वर्ड को आपको यहाँ पे चूज़ करना है। नीचे जाओ, कमेंट सेक्शन में आंसर है, मेरे आंसर से अपना चेक कर लो, आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से कमेंट से बताना। अपने कोर्सेज अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पे, जाओ और अभी अवेल करो इफ़ यू नीड दोज कोर्सेज। SSC, बैंकिंग और UPSC तीनों के लिए मैं ही सारे कोर्स बनाता हूँ, सारे के सारे अवेलेबल हैं। अगर लेना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी लेकर के पढ़ाई को शुरू करो, पढ़ाई को बिल्कुल भी मत रोको। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू एप्लीकेशन, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दे सेशन को। अंटिल देन, साइनिंग आउट।